चालू हो गया। हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। आशा करते हैं हम आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? फटाफट से बताओ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज? वेलकम 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 टू दिस सेशन। तो दोस्तों, कल हमारी क्लास किसी कारणवश हो नहीं पाई थी। तो जो कल अपन करने वाले थे, कल बेसिकली हम क्या करने वाले थे, कल हम ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की डब्ल्यूपीपी डिस्कस करने वाले थे। और उस डब्ल्यूपीपी के बाद में हम लोग आज डाउट सॉल्विंग भी, मतलब कल ही डाउट सॉल्विंग भी करने वाले थे, क्योंकि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। उसका टेस्ट भी मैंने आपको दे दिया और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि आप लोगों ने टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। फटाफट तेरा चैट में बताओ कितने बच्चों ने टेस्ट सॉल्व कर लिया है। तेजी से बताना एक बार, सॉल्व किया है कि नहीं। पीडीएफ नहीं आया? मेरे भाई को पीडीएफ पहुंचाओ तो सही तुम पहले, तब तो बात बनेगी ना। आपस में कम्युनिकेट क्यों नहीं करते हो तुम? ठीक है, पीडीएफ अभी आपको डाउट सॉल्विंग के थोड़ी देर में दिखेगा। उसके पहले पहले आपको क्या करना है, उसके पहले पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला जो है उसके डब्ल्यूपीपी का सोल्यूशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सॉल्व करिए, कितने बच्चों ने सॉल्व करी बताओ जल्दी। कितने बच्चों ने ये सॉल्व किया है? टेल मी टेल मी टेल मी। बताओ कितने बच्चों ने इसे सॉल्व किया है? कर लिया है? वेरी गुड, समझदार बच्चे हो तुम तो। टेस्ट आता कहां है? आप डब्ल्यूपीपी के टेस्ट वाले सेक्शन में जाके देखोगे ना, तब आपको दिखेगा कहां आता है टेस्ट। ठीक है, डब्ल्यूपीपी के टेस्ट वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो पता चलेगा। हाँ, नहीं किया नहीं किया। जो बच्चे नहीं किया लिख रहे हैं, ये बताओ कि ऐसी क्या समस्या रही होगी जो आपने इसका टेस्ट सॉल्व नहीं किया है? टेल मी। पिटने के काम करते हो यार तुम। रुको एक मिनट जरा। चैप्टर देखो, टेस्ट का मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूं। तुम अपने माय कोर्सेज में जाओगे, ये माय कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे। माय कोर्सेज में जाके तुम क्या करोगे, ये क्लास 10th का ये देखोगे, है ना। जैसे क्लास 10th में हो, क्लास 10th का व्यू कोर्स करोगे, कंटेंट पे जाओगे तो ये यहाँ पे सारा सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो जैसे सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के 3 टेस्ट आपके हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, कि डेवलपमेंट चैप्टर, रिसोर्सेज चैप्टर और एसएसटी चैप्टर 3, मतलब ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला टेस्ट है। ठीक है, तो ये नहीं, अच्छा ये तो एमसीक्यू वाले हो, सॉरी 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 माय बैड। ठीक है, ये तो एमसीक्यू वाला बता दिया मैंने तुम्हें। इसकी जगह तुम सोशल साइंस के सेक्शन में जाओगे। सोशल साइंस के सेक्शन में गए, इस सोशल साइंस के क्वेश्चन में जाओगे तो यहाँ तुम्हें दिखेगा डब्ल्यूपीपी। ये डब्ल्यूपीपी दिखा, तो जैसे डब्ल्यूपीपी नंबर 1 और उसका सोल्यूशन, डब्ल्यूपीपी नंबर 2 और उसका सोल्यूशन, ये डब्ल्यूपीपी नंबर 3, मतलब तीसरा चैप्टर पढ़ने का है, तो डब्ल्यूपीपी नंबर 3 ये वीकली प्रैक्टिस पेपर का ये टेस्ट पेपर आ गया पूरा। और अब इसका जब सोल्यूशन आया डिस्कस कर लेंगे तो इसका सोल्यूशन भी डाल दूंगा।
तो मेरे तरफ से सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है। और इनके बाद में इन चीजों के बाद में जैसे आपके एमसीक्यू वाले टेस्ट भी होते हैं, तो ये एमसीक्यू वाले टेस्ट हो रहे हैं आपके, डेवलपमेंट का चैप्टर हो गया, रिसोर्सेज का हो गया है, ठीक है, एसएसटी का टेस्ट नंबर 3 हो गया है। तो ये आपके संडे टेस्ट होते हैं एमसीक्यू वाले, इनको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इन्हें आपको अटेम्प्ट करना है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहोगे, ठीक है। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फाइन। अब ये डाउट वाला पीडीएफ आ गया आपका, इसका क्या करना बताऊंगा मैं आपको अभी के लिए, लेकिन 2 मिनट के लिए पहले अपन इस पे आ जाते हैं, डब्ल्यूपीपी पे। सॉर्टेड है, समस्या तो नहीं है, कुछ बता दो। जल्दी छुट्टी होगी क्या आज? तुम पढ़ोगे अच्छे से तो कर दूंगा जल्दी छुट्टी, पढ़ो पहले अच्छे से पढ़ो, जल्दी छुट्टी भी हो जाएगी। ठीक है, अरे नोटिफिकेशन आता है भाई साहब, तुम बंद करके रखे होंगे तो फिर कहां से आएगा? बाकी बच्चे भी तो दे रहे हैं ना टेस्ट। हाँ, रिवीजन नोट्स बच रहे हैं आपके इस चैप्टर के बस, तो ये आज कंप्लीट करवा दो, फिर आज इसके रिवीजन नोट्स भी दे दूंगा और कल से अपन पावर शेयरिंग शुरू करेंगे। फाइन, आ जाओ। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप देखो, अब जिन जिन ने सॉल्व कर लिया वेरी गुड, जिन जिन ने सॉल्व नहीं करा है मार मार चमगादड़ बना दूं तुम्हारा मैं। सॉल्व करो ना, जब डब्ल्यूपीपी मिल रही है तो क्या के लिए मिल रही है? चैप्टर पढ़ लिया लेकिन टेस्ट नहीं देना है, मारूंगा खींच के एक मुक्का तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या बोलते हैं डब्ल्यूपीपी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको इसमें सारे क्वेश्चन डाले थे जो प्रोबेबल क्वेश्चंस लग रहे थे। चलो मिलाना शुरू करते हैं कि तुमने क्या लिखा है। तो पहला क्वेश्चन था एमसीक्यू, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। ध्यान आ रहा है? एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? वो थे जो रूलिंग क्लास के लोग हुआ करते थे। दे ओन्ड स्टेट्स इन कंट्री साइड एंड लार्ज टाउन हाउसेस, बड़े बड़े घर होते थे शहरों में, और कंट्री साइड में इनके बड़े बड़े मैंशन स्टेट्स हुआ करते थे। पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली अ लार्ज ग्रुप, बहुत ज्यादा लोग हुआ करते थे न्यूमेरिकली। अच्छा, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। यस, ये बात भी सही है। ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस, आपस में ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, फ्रांस का राजा, करवा दी शादी, लुइस 16 मैरिया इंटरनेट। ध्यान आ रहा है कुछ कुछ? तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दे वर न्यूमेरिकली लार्ज ग्रुप। चल झुट्टे, ये तो कम लोग हुआ करते थे ना, तो न्यूमेरिकली लार्ज ग्रुप नहीं थे, कम लोग हुआ करते थे। तो इसका 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 सही है, सी। ठीक है, 1, 3, 4 इज करेक्ट, मतलब आर करेक्ट, तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। कितने बच्चों ने सी लगाया था? मिलाओ जरा अपने आंसर, मिलाना, अपने आंसर मिला लो। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलो अगला देखो, अगला देखो, अगला क्या? अगला मिलाओ। ठीक है भाई, अगला भी सिंपल है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन फॉर वीवर्स टू रिवॉल्ट? वीवर्स ने क्यों करा रिवॉल्ट? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनके पेमेंट ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए थे। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, रिफ्यूज टू प्लेस ऑर्डर फिनिश टेक्सटाइल नहीं, इट वाज वेव ऑफ द रेवोल्यूशन नहीं। ठीक है, ये मेन रीजन था। आपको भले ही ऑप्शन ए में सही आंसर पता चल जाए मेरे लाल, लेकिन जब तक सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे नहीं, आंसर पे कूदेंगे नहीं। ठीक है, तो सारे आंसर्स पढ़ना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स रिड्यूस देयर पेमेंट ड्रास्टिकली, नो नो नो, बिग नो। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Why did many liberal nationalists go underground after 1815? बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे ये लोग अंडरग्राउंड क्यों चले गए आफ्टर 1815? ठीक है, तो क्या क्या रीजन था? ठीक है, why did many liberal nationalists go underground after 1815? तो to support monarchies, to escape war, to spread revolutionary ideas and oppose monarchies, to form new monarchies। बताओ क्या लगता है? What do you guys think? तो यहां पे आप जैसे देखेंगे टू स्प्रेड रिवोल्यूशनरी आइडियाज एंड अपोज मोनार्कीज। लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड जाना पड़ा ताकि क्या हो, ताकि वो क्या कर सके कि मूवमेंट अगेंस्ट मोनार्क्स जो है उसको कंटिन्यू रख सके, वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज को सपोर्ट कर सके।
ठीक है, तुम्हें ध्यान होगा ना, लिबरल नेशनलिस्ट जो थे इनको डर भी लगा कि खुलेआम अगर लड़ेंगे तो अब मोनार्किस्ट के पास में पावर है, कंजर्वेटिव्स के पास पावर है, हमें डरा देंगे, धमका देंगे। तो इसका राइट आंसर सी था। अगला, मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। यस, वो प्री रेवोल्यूशनरी डेज की सोसाइटी को जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि दे रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड वीकन इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। अब रूल मैं बता चुका हूं तुम्हें असर्शन रीजन का। पहला रूल है कि असर्शन चेक करो सही है या नहीं है, दूसरा रूल है रीजन सही है या नहीं है चेक करो, तीसरा रूल है कि क्या असर्शन अगर सवाल बनता तो रीजन उसका जवाब बन सकता है क्या, चेक करो अपने हिसाब से, बताओ बताओ। इसका असर्शन भी सही है, रीजन सही नहीं है। मॉडर्नाइजेशन से उनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट वीक नहीं होंगे, इनफैक्ट क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इज द राइट आंसर। समझे? इसका राइट आंसर सी होगा। अबे ए इज फॉल्स, डी 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 सर आपने डी लिख के लाए हो तो हम डी लगाएंगे। नहीं बाबू नहीं, सी होगा। वो टीचर नहीं होता, जब टीचर बोलता है कि मैंने गलत पढ़ा दिया क्लास में, फिर बच्चे बोलते कोई बच्चा कुछ नहीं बोलता, फिर एक बच्चा बोलता है कि मैडम वो गलत लिख दिया आपने, फिर मैडम बोलती पलटती है अरे अच्छा मैं तो चेक कर रही थी तुमको, कितने बच्चे जो है ध्यान से पढ़ रहे थे, ये बच्चा पढ़ रहा, बाकी सब नील डाउन हो जाओ। तो भाई मैं भी चेक कर रहा था, तुमको गलत लिख दिया यहाँ पे, आंसर डी आंसर नहीं होगा। देखो, कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, क्योंकि वो वैसा नहीं चाहते थे कि वो पुराना सिस्टम चलता रहे। ठीक है, ये वाला मोस्ट कंजर्वेटिव, एक मिनट रुक जाओ, कहीं फंस गए अपन। देखो असर्शन के बाद में रीजन तो फॉल्स है ही, रीजन 100% फॉल्स है। क्यों? क्योंकि क्या है ना, दे रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड वीकन, नहीं मॉडर्नाइजेशन से तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे। ये एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन लिखी है, ये वाली जो लाइन है ना, मोस्ट कंजर्वेटिव डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, मतलब वो, इसमें एग्जैक्ट लाइन क्या थी यार? देखो 100% रीजन तो हमारा गलत है, रीजन तो सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, रिविजन नोट्स में दूंगा, पहले ये पढ़ लो, समझ में आ रहा है? देखो ऐसे ही एक एक शब्दों पे गेम होता है, एक एक शब्दों पे गेम होता है, इसलिए ध्यान रखना। मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू अ सोसाइटी, कंजर्वेटिव्स प्रपोज अ रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज होगा क्या? क्योंकि मैं बता रहा हूं उसका रीजन तुम्हें, एक बार एनसीईआरटी के एज इट इज लाइन चेक कर लिया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू दी सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, सही तो है, क्यों लिख रहे हैं ए। मैं अब तुम्हें एक थंब रूल बता रहा हूं, हाँ रूल बुक में लिख लो, व्हेनेवर इन कंफ्यूजन ऑलवेज रिलाई ऑन एनसीईआरटी। मतलब कि जैसे अब यहां पे क्या है ना, कंफ्यूजन हो रहा है कि अरे कंजर्वेटिव्स तो प्रपोज नहीं करना चाहते थे, कंजर्वेटिव तो यही तो चाहते थे ना वापिस से मोनार्की आ जाए, तो दैट मीन्स सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। लेकिन आप यहां पे लिख रहे हो मोस्ट कंजर्वेटिव डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न, तो ये डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू दी सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, ये एज इट इज लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करा है एंड व्हाट दे मीन बाय दिस, कि वो प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज में नहीं जाना चाहते हैं। उससे उनका मतलब ये था कि जो मॉडर्नाइजेशन हुआ तो मॉडर्नाइजेशन को वो रखना चाहते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन से ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की जो है वो और स्ट्रांग होगी। समझ गए? तो ऐसे हमें डॉट्स कनेक्ट करना होते हैं, ऐसे हमें डॉट्स कनेक्ट करना होते हैं। गॉट इट? अरे समझ में आया? कितने बच्चों ने सही या गलत किया था ये वाला, बताओ बताओ। गॉट इट? सर हमारा भी ओएसएम होगा क्या? देख देख 10वीं के बच्चे अभी से घबराने लगे, सर हमारा ओएसएम तो नहीं होगा। चिंता मत करो,
जो भी होगा सही होगा, ऐसे कैसे गलत हो जाने देंगे। और ऐसा नहीं है कि हमने हमारे 12वीं के बच्चों को अब 10th में अब जैसे आगे निकल गए, तो मैं इसीलिए बार बार उनके लिए आवाज उठा रहा हूं। क्यों? क्योंकि चाहे आप 12वीं के बच्चे हो, चाहे आप कॉलेज में चले जाओ, चाहे 10वीं में हो, चाहे 6वीं में हो तो हमारे स्टूडेंट्स ना, तो वो मैटर करता है। तो ओएसएम वी होल हार्टेडली वेलकम इट की डिजिटलाइज करो चीजों को, लेकिन पहले सिस्टम तो सेट कर ले लाले। तो अगर वो गलत होगा तो आवाज उठाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो तुम। ओएसएम अभी अपने आप में क्या है ना, बहुत ज्यादा बोल सकते हो फ्रजाइल स्टेज में। तो वो फ्रजाइल स्टेज के साथ हम बच्चों, मतलब आपके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में बच्चों को लैबोरेटरी नहीं बनने देंगे। तो 10th का होगा नहीं होगा ये अभी तुम चिंता मत करो, तुम तो पढ़ो भी अच्छे से 10वीं बस। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो इसका सी है राइट आंसर। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस। फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस मैरियन थी। शी टुक पार्ट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। शी वाज द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। तो देखो करेक्ट बताना है, मैरियन उनका नाम रखा, सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी थी, ठीक है, लिबर्टी जस्टिस रिपब्लिक को दर्शाती थी। बट शी टुक पार्ट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन ना, वो तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है ना, तो बी ही राइट आंसर होगा। वो तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर, उन्होंने पार्ट तो लिया ही नहीं। वो कोई ऐसा तो नहीं लड़ने गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ले तलवार मार दी, झांसी की रानी नहीं थी वो, समझ में आया? शी वॉज जस्ट अ इमेजिनरी कैरेक्टर। वो उन्होंने फीमेल एलिगरी बनाई टू टू कह सकते हैं ना, कलेक्ट और टू कनेक्ट द पीपल ऑफ फ्रांस, वैसा। चलो 5 में से कितने सही गए जरा बताना, 5 में से कितने सही लिखो मेरे लाल, 5 में से कितने सही लिखे, 5 में से कितने सही लिखे? बताओ। 5 में से 5, वेरी गुड। ठीक है, ऑल करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आप थ्योरी वाले पार्ट पे, तो ज़ोल्वेरिन का मतलब क्या है? तो जो कस्टम यूनियन, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको मिनिमम 2 आइडियाज देना होगा। तो जर्मन स्पीकिंग स्टेट जो है अलग अलग ऑटोनोमस स्टेट में डिवाइडेड थे, और सबके अपनी अपनी करेंसी वेट मेजरमेंट हुआ करता था, ताकि और उसके चलते क्या मर्चेंट्स को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो इसी के चलते 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया, एक ग्रुप ऑफ टेरिटरीज को इकट्ठा करके प्रूशियन इनिशिएटिव पे, जिसे ज़ोल्वेरिन कहा गया। और इसमें क्या हो गया कि इन्होंने इंटरनल टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया, नंबर ऑफ करेंसीज जो 30 करेंसीज होती थी उनको रिड्यूस करके 2 कर दिया, ठीक है। और ये डेवलपमेंट हुआ, नंबर ऑफ करेंसीज वर रिड्यूस फ्रॉम 30 टू 2। क्लियर है? ये ज़ोल्वेरिन था, लिखा ज़ोल्वेरिन ऐसे ही। गुज़िपी मज़ीनी कौन थे? तो इटालियन रेवोल्यूशनरी, जेनेवा में जिनका जन्म हुआ, मोनार्कियल सिस्टम को अपोज करना चाहते थे एंड वांटेड टू यूनिफाई इटली इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक एंड हिज विजन टू मेक इटली अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उन्होंने क्या करा? 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, यंग इटली इन मार्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न, और सीक्रेट सोसाइटीज के अलग अलग जगह पार्ट बनके उन्होंने मोनार्कीज को ओवरथ्रो करने के लिए प्रयास किया, ठीक है। ये सिंपल था किसका? गिज़िपी मज़ीनी का। गिज़िपी मज़ीनी के बाद आ जाओ आगे, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है भाई साहब? तो कंजर्वेटिज्म की अगर बात करें तो एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि किसके द्वारा थी? ओल्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को बिलीव करती थी, मोनार्कियल सिस्टम लाना चाहती थी। तो 1815 में आप देखेंगे कंजर्वेटिव्स जो हैं, ठीक है, तो आफ्टर 1815 कंजर्वेटिव्स वांटेड टू प्रोटेक्ट दी मोनार्की चर्च फैमिली, नेपोलियन को हराने के बाद में। और इसी के चलते क्या है? इसी के चलते उन्होंने जगह जगह मोनार्की स्टैब्लिश भी करी, जैसे बॉर्बन डायनेस्टी फ्रांस में रिस्टोर करवाई है। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू ओल्ड टाइम, कंजर्वेटिव्स जो है मॉडर्न आइडियाज, जैसे बेटर आर्मी, एफिशिएंट गवर्नमेंट, वही ना, दे डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द ट्रेडिशनल सोसाइटी या फिर प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। वो प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस चाहते थे, लेकिन जो मॉडर्न चेंजेस थे, ठीक है, मॉडर्न चेंजेस से वो स्ट्रेंथन करना चाहते थे मोनार्की जैसे इंस्टीट्यूशन को। समझ में आया? ये कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिज्म इनकी आइडियोलॉजी थी। ये तीनों शॉर्ट आंसर्स लिखे नहीं लिखे, मतलब डिफाइंड टाइप क्वेश्चंस के आंसर, तीनों डिफाइंड टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे या नहीं लिखे? बताओ, तीनों डिफाइंड टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे या नहीं? बता दो दोस्त।
क्लियर हो गया? चलो आप लिखेंगे इधर 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 इधर। जब होमवर्क क्वेश्चन दिया तो होमवर्क क्वेश्चन में करा करो ना उसको। आप लिखेंगे, गोली मार दो ना, ज्यादा होशियार बनोगे तो। बाबू मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चे, मुन्ना, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिख रहे हो, अगर आप चैप्टर का रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आप में हम में से कोई भी चिट्टी रोबोट नहीं है जो हमें ध्यान रह जाएगा कि सना स्कैन कर दोगे आप। ह्यूमन लिमिटेशन से भूल जाएंगे। मैं ही अगर एक साल ना पढ़ाऊं तो अगले साल मैं भूल जाऊंगा क्या क्या लिखा था इसमें। तो रिवीजन इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ, कह सकते हैं ना, स्टूडेंट्स लाइफ। और वो रिवीजन के साथ साथ में अब थ्योरी सब्जेक्ट से तो आंसर राइटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रभु आंसर जरूर लिखा करो, ठीक है। विनम्र निवेदन है आपसे, विनम्र निवेदन, ठीक है। समझे नहीं समझे? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? टेल मी ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। अब क्या अगली कहानी कि व्हाट वर द प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना। 3 नंबर के क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ वियना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ वियना में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको सीधे सीधे पॉइंटर्स लिखना थे कि हुआ क्या था। तो 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, पर्व कंट्रीज ने नेपोलियन को हरा दिया। हराने के बाद में उन्होंने क्या है, यूरोप के लिए एक सेटलमेंट बनाया, उसको कहा गया ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें क्या है, उन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया, सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप कर दिए फ्रांस के आजू बाजू ताकि उसके एक्सपेंशन को रोका सके। और मेन एम, ठीक है, मेन एम जो था इस बॉर्बन डायनेस्टी का वो ये था कि रिस्टोर करा जाए किस चीज को, उन मोनार्कीज को जो नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दी थी, और एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया जाए। 3 नंबर के हिसाब से आपने पर्याप्त लिख दिया है, फाइन। पॉइंट्स मिलाते चलना अपने। या फिर और में जैसे सिविल कोड ऑफ 1804 पूछ लिया तो आपको सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, नेपोलिक कोड था, जिसको क्यों, दोनों में से जो भी आंसर लिखोगे ये सारे पॉइंटर्स होना चाहिए। नेपोलियन ने वो कोड लाया, वो क्या हो सकता है, सेट ऑफ चेंजेस लेके आया, जिससे यूरोपियन टेरिटरीज को गेन करता चलेगा और इस कोड को वहां इंप्लीमेंट करता चलेगा। क्या थे वो चेंजेस? प्रिविलेजेस बाय बर्थ खत्म कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ ले आया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को उसने सिंप्लीफाई कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करके पीजेंट्स को सर्फडम और मैनुअल ड्यूज से फ्री कर दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट मेजरमेंट, कॉमन नेशनल करेंसी, ये सारी चीजें स्टैब्लिश करी ताकि आराम से गुड्स का एक्सचेंज हो सके। सिंपल, सीधा, सटीक, ल्यूसिड, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर। नेशनलिस्ट टेंशंस इन बाल्कन रीजन लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बाल्कन रीजन में नेशनलिस्ट टेंशन था, बोलो हाँ हाँ, ठीक है। और उस नेशनलिस्ट टेंशन के चलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है। उस नेशनलिस्ट टेंशन के चलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। तो आपको वो बताना है कि नेशनलिस्ट टेंशन इन दी बाल्कन रीजन लेड टू दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन। तो Balkans was a geographical region of diverse ethnic variation and inhabitants were known as the Slavs and it was under the control of Ottoman Empire, ठीक है। तो बाल्कन रीजन जो था, वो बाल्कन रीजन क्या था? बाल्कन रीजन एक ज्योग्राफिकल रीजन था। अपने थोड़ा इंट्रो मतलब अब पूरा आपको सिनेरियो बताना कि बाल्कन रीजन क्या है, वहां पे दिक्कत क्या थी। जैसे जैसे रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज फैलते चले गए, बाल्कन रीजन में क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हुई, और जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेशन होता चला गया कि लोगों के अंदर अपनी कंट्री को, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के और एस्पिरेशंस बढ़ते चले गए। फिर क्या होता है, तो बाल्कन के लोग रिवॉल्ट करने लगे, पॉलिटिकल राइट्स मांगने लगे, लेकिन दिक्कत और बढ़ गई क्या, जब ये बिग पावर राइवलरी में कन्वर्ट हो गया, मतलब एंट्री ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ऐसे देश जब एंटर आ गए, ठीक है। सून रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन रीजन, एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। तो बड़ी पावर्स एंटर कर गई, ये लोग जब लड़ाई में घुस गए तो उसके चलते क्या हुआ, दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स व्हिच एस्केलेटेड इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन एक एक लड़ाई के चक्कर में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, सिंपल, ठीक है। तो तीनों शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बने, ठीक है। अभी दो ही बताया ना, तीसरा ये है, व्हाट वर द फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। लुई फिलिप कब भागा था, तो आपको ध्यान है वाला टॉपिक, हंगर, हार्डशिप,
हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट, ध्यान है, हंगर, हार्डशिप, रिवॉल्ट वाला। तो आपको ही बताना है कि लुई फिलिप क्यों भागा, फैक्टर्स क्या थे। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है, लोग शहर की तरफ आ रहे थे, शहर ओवरक्राउडेड हो रहे थे, स्मॉल प्रोड्यूसर जो थे उनको स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, लोग बेरोजगार घूम रहे थे, शहर आ तो गए लेकिन काम क्या करेंगे, कलेक्टर थोड़ी ना बना दोगे आप शहर में लाके उन्हें, तो लोग बेरोजगार थे। बेरोजगार होने के साथ साथ क्या है कि लोगों के ऊपर फ्यूडल ड्यूज था, ऑब्लिगेशंस थी, साथ ही साथ क्या है, अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फॉल हो रहे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बेरोजगार है, तो उसके चलते फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, बैड हार्वेस्ट के चक्कर में हंगर थी, पॉवर्टी थी। So these all factors led to the protest against the king. ठीक है, all these events brought the population of Paris out on the roads and this forced the Louis Philippe to flee. ठीक है, लुई फिलिप को इसी चक्कर में भागना पड़ा। सिंपल। आगे, What do you understand by romanticism? 5 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर वाले क्वेश्चन बने, 3 नंबर वाले सारे बने, बताओ। तीन नंबर वाले सारे क्वेश्चन बन गए। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाल्कन की वजह से हुई थी, जी हाँ, हमने चैप्टर में ये पढ़ा है। छुट्टी छुट्टी मत करे, बहुत पीटूंगा, पहले बताओ। हाफ हाफ कर ली, ठीक है। अब 5 नंबर का देख लो। देखो रोमांटिसिज्म क्या है, तो सिंपल है, हमने चैप्टर में पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन हमें तो वही लिखना है ना, 5 नंबर के हिसाब से पूछा तो जो जो पॉइंटर्स आएंगे वो लिखना है हमें। तो अब जैसे क्या था, लॉन्ग आंसर टाइप में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोमांटिसिज्म, व्हाट रोल डिड कल्चर प्ले इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशंस इन यूरोप। तो रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे अपन पहले। तो कल्चरल मूवमेंट विच प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन थ्रू द टूल्स सच एज आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक। ठीक है, तो जब आप क्या कर रहे हो, आर्ट, स्टोरीज, पोएट्री, म्यूजिक, कल्चर, इनका इस्तेमाल कर रहे हो टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, उसी मूवमेंट को रोमांटिसिज्म कहा जाएगा, उस चीज को रोमांटिसिज्म कहा जाएगा। क्लियर हुआ, उस चीज को रोमांटिसिज्म कहा जाएगा। तो कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन द फॉलोइंग वेज। तो कल्चर ने इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या क्या है, तो वो एग्जांपल लिख दो। जैसे जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जो थे, उनका ये मानना था कि ये इट इज द कल्चर अमंग द पीपल, उससे आप क्या कर पाओगे, उस जैसे फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस होगा, उससे आप एक ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन ला पाओगे, कंट्री बना पाओगे। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेजेस जो हैं, दे वर यूज्ड टू रिकवर द एंशिएंट कल्चरल स्पिरिट एंड टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू द लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। ठीक है, तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप लोकल भाषा से लोकल कम्युनिटीज को जोड़ पा रहे थे। कैरोल कुर्पिंस्की की अगर बात करें तो कैरोल कुर्पिंस्की एक क्या थे, एक पॉलिश कह सकते हैं नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने डांस जैसे पोलिनेज और मजरूका का इस्तेमाल किया नेशनलिस्ट सिंबल बनाने के लिए। फिर लैंग्वेज, तो जब कहते हैं हम कि रशिया ने जब ऑक्यूपेशन कर लिया पोलैंड के ऊपर और वो रशियन लैंग्वेज इंपोज कर रहे थे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे अगर आप देखोगे एक आर्म्ड रिबेलियन होता है, और उस आर्म्ड रिबेलियन के चलते क्या है कि जो वहां के प्रीस्ट थे, ठीक है, वहां के जो बिशप्स थे, उन लोगों ने लैंग्वेज को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स और आपने उसका मीनिंग लिख दिया। अब इसी के और में था वेरियस स्टेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मैं तुम्हें बता रहा हूं इटालियन यूनिफिकेशन या फिर मान लो जर्मन यूनिफिकेशन, इन दोनों पे एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, आपके पीरियोडिक टेस्ट में भी आएगा। तो इटली का यूनिफिकेशन बताओ। तो मैंने आपको बताया कि इटली की यूनिफिकेशन में 4 लोगों का कंट्रीब्यूशन था। एक इंट्रो दो और 4 लोगों के कंट्रीब्यूशन को लिखो। इंट्रो क्या दोगे कि इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट उनके पास था और बाकी का पार्ट फ्रेगमेंटेड था, किसी किसी के पास था, है ना। नॉर्थ हैब्सबर्ग एम्पायर, सेंटर पेपल के पास में, साउथ जो है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो था वो बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के पास था। अब इसके यूनिफिकेशन में क्या हुआ, तो पहले 1830s में गुजिपी मजीनी ने प्रयास किया, लेकिन वो सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह बनाई, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल। तो आफ्टर द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग, जो किंग विक्टर इमैनुअल II थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली यूनिफाइड इटली को, मतलब इटली को यूनिफाई करने की, जिससे उनको पॉलिटिकल डोमिनेंस भी मिले और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। अब उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि लेटर चीफ मिनिस्टर कैवियोर यूनिफाइड द रीजन ऑफ इटली, मेड एन अलायंस विद द फ्रांस एंड सक्सीडेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस। तो बाद में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर कैवियोर जो है, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली, नॉर्थ जो पार्ट था उसको आजाद करवाया हैब्सबर्ग एम्पायर से फ्रांस की मदद से। साउथ में फिर चौथा आदमी कौन था, गुजिपी गैरिबाल्डी। गुजिपी गैरिबाल्डी ने जिम्मेदारी ली और साउथ में जो बॉर्बन किंग्स थे ऑफ स्पेन, उनको भगाया पीजेंट्स की मदद से। और इस तरह से यूनिफाइड इटली जो है वो आपको देखने को मिलता है कि विक्टर इमैनुअल II को तिलक लगा के राजा बना दिया जाता है। समझ गया मेरी बात। तो क्वेश्चन देखो कितना आसान लगता है ना जब मैं बता रहा हूं कि हाँ ये पॉइंटर लिखना है,
और ये कब आसान होता है? जब आप आपके दिमाग में चीजों को ब्रेक करते हैं। जैसे मैंने बताया, इटालियन यूनिफिकेशन में 4 नाम ध्यान रखना और उनका कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना है बस। समझे? समझे कि नहीं बताओ? अबे बता दो, डाउट भी लूंगा ना, फिर रुको जाओ। डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। क्लासिकल क्वेश्चन, क्लासिकल क्वेश्चन, क्लासिकल क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, शर्त लगा लो मुझसे तुम, हर बार आता है ये कि आप बताओ फ्रांस तो बन गया, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को यूनिफाई कैसे किया। ठीक है, तो फ्रांस का यूनिफिकेशन जो था, तो उसमें सबसे मेन चीज क्या थी कि पहली बार आपको देखने को मिलता है सोवरेनिटी जो है, मतलब लोगों के डिसीजन मेकिंग पावर जो है, पहली बार मोनार्की के पास से फ्रेंच सिटीजन्स के पास में आई थी। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ स्टेप्स भी लिए ताकि वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप कर सके। तो जैसे एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियोन। ला पैट्रिया ले सिटियोन वाला आइडिया उन्होंने इंप्लीमेंट करवाया कि हम सब भाई हैं, वैसा वाला सिस्टम है ना, हम सब भाई हैं और हम सबके बीच में अभिन्न प्रेम होगा वैसा। तो ला पैट्रिया ले सिटियोन वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने लेके आए। A new French flag, the tricolor was chosen to replace the former royal standard। जो पुराना रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको रिप्लेस करके नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया। स्टेट जनरल की एक बॉडी was elected to स्टेट जनरल was elected by the body of active citizens and renamed as national assembly। फिर क्या है, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मैट्रिक्स वर कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। ठीक है, नए हिम्स वगैरह कंपोज किए गए, जो शहीद हो गए थे उन लोगों को सेलिब्रेट किया गया, मैट्रिक्स वर कमेमोरेटेड, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया गया जिसमें यूनिफॉर्म लॉज होंगे। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज जो है उनको सबको अबॉलिश कर दिया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लेके आ गए। ये शायद पॉइंट रिपीट हो गया क्या? तो ये जो पूरा पैराग्राफ मैंने बताया था उसमें आपको पॉइंटर्स तोड़वा भी दिए थे मैंने, और ये पॉइंटर्स आपको सीधे सीधे तोड़ के लिखना थे, बस सीधे सीधे पॉइंटर्स तोड़ के लिखना थे। वही चीज अपन ने यहाँ पे करी है। समझ गए कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप की गई थी? तो ये 5 क्वेश्चन हमने करे हैं। अब मुझे बताओ कि इन 5 क्वेश्चन में किस में से किस 5 बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन अपन ने करे हैं, 5 नंबर के भी करे, 3 नंबर के भी करे, 2 नंबर के भी। इन क्वेश्चंस में से किसी में डाउट हो तो बताओ। ठीक है, मैंने डाउट पब्लिश कर दिया है। अब सुनो, पूरा चैप्टर एक बार हम इसकी डाउट सॉल्विंग आधे चैप्टर की कर चुके हैं। अब जो बचा हुआ चैप्टर है मैंने इसीलिए पूरा पीडीएफ डाल दिया। लेकिन तो अब आपको जिस भी, मान लो जैसे आपको नेशनलिज्म एम्पिरिज्म वाले टॉपिक में डाउट था, तो इस पेज को अपवोट कर दिया आपने, फिर आप डाउट में जाना है, डाउट वाले बॉक्स में। फिर आपको मान लो रोमांटिसिज्म वाला टॉपिक में डाउट था, तो ये रोमांटिसिज्म वाला पेज इसको अपवोट कर दिया। तो ये जो अपवोट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपके जब जो जो 2 ही पेज में डाउट थे आपको, मतलब 2 टॉपिक में डाउट थे, तो उनको अपवोट करने के बाद सबमिट कर देना। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस, कंफर्म। तो अब क्या है, मुझे अपवोटेड नंबर मिल गए कि सबसे ज्यादा बच्चों को किस पेज में डाउट था, है ना, किस पेज में डाउट था। तो फिर अपन उस पेज को लाएंगे, उस पेज से टॉपिक ले लेंगे, उस पेज के टॉपिक से डाउट्स ले लेंगे। तो ऐसे करके अपन डाउट ले लेंगे। तो मैंने डाउट बॉक्स खोल दिया है, अपने अपने क्वेश्चन अपवोट कर दो। इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे ना। अब क्वेश्चन टफ ही है, पॉइंट ये है कि तुम्हें टॉपिक्स पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो पीडीएफ आया डाउट वाले सेक्शन में, देखो ये दिख रहा है पीडीएफ। चलो क्लियर हुआ? एक एक बार अपवोट कर दो जरा, जिसमें डाउट हो। कर दिया अपवोट? डाउट लेना शुरू करें। चैट में से पहला पेज उठा के किस में डाउट है सबसे ज्यादा? अभी सॉल्व नहीं करा, कल ही ज्वाइन करिए क्लासेस। ठीक है बेटा, तुम्हें माफ़ कर दिया जा सकता है। बाकी जिन बच्चों ने पहले से ज्वाइन करके रखी है और सॉल्व नहीं कर रहे ना, उन बच्चे, तो वो बच्चे अगर मुझे कहीं रोड पे मिल जाएंगे ना, तो वो बोलेंगे हाय हेलो सर, हम आपसे पढ़ते हैं यार, हम बैच में। तो मैं उनसे पूछूंगा कि तुमने डाउट WPP सॉल्व करते हो कि नहीं, और वो बोलेंगे कि हाँ सर मैं तो भूल गया या भूल गई थी। ऐसा मारूंगा चाटा, वहीं चमगारो बना दूंगा उन्हें मैं। देखना, पक्की बात है।
ठीक है, चलो डाउट को अनपब्लिश किया जाए। तो नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म वाला जो है इसको अधिकतर बच्चों ने अब वोट किया है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म वाला पहला। तो पहले यही टॉपिक खोलते हैं, सबसे आखिरी पेज को सबसे ज्यादा बच्चों ने अब वोट किया है, सबसे आखिरी पेज को सबसे ज्यादा बच्चों ने वोट किया है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। आइए दोस्तों देखते हैं इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में क्या डाउट है, चैट में लिखो। टेल मी फास्ट, बाल्कन रीजन क्या था? ऐसे डाउट पूछते चलो, वेरी गुड। बाल्कन रीजन क्या था? देखो इस पेज में बाल्कन रीजन के बारे में बताया गया है। तो मेरे लाल, मेरे पप्पू, सुनो मेरी बात। जैसे ये किधर जा रहा है, हाँ चल इधर चले जा। जैसे मान लो कि ये यूरोप था, है ना, यूरोप के बाद में ये एशिया लगा हुआ है, ये पूरा एशिया, इंडिया, इंडिया सब यहाँ पे इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये जो रीजन था, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, जैसे ये रीजन था ऑटोमन एम्पायर के पास में, ये वाला रीजन था ऑटोमन एम्पायर के पास में। तो ऑटोमन एम्पायर जो है, तो इस ऑटोमन एम्पायर में आपको क्या देखने को मिलता है? इस ऑटोमन एम्पायर में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ जो ऑटोमन एम्पायर वाला पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलता है? इस ऑटोमन एम्पायर के पूरे क्षेत्र में, इस ऑटोमन एम्पायर के पूरे क्षेत्र में हाँ, इस ऑटोमन एम्पायर के पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है कि दबदबा था किसका? इस्लामिक रूलर्स का, इस्लामिक रूलर्स का पूरा दबदबा था। अब इन इस्लामिक रूलर्स के दबदबे में आपको क्या देखने को मिलता है? इन इस्लामिक रूलर्स के पूरे दबदबे में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ पार्ट यूरोप का भी है, और यूरोप में जैसे क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करती थी, लेकिन अब क्योंकि इस्लामिक रूलर्स ने कंट्रोल ले लिया है, तो ये रीजन अब एक तरह से किसके इन्फ्लुएंस में आ गया? क्रिश्चियंस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, इस्लामिक रूलर्स के इन्फ्लुएंस में। और ये जो यूरोप वाला क्षेत्र था, इस यूरोप वाले क्षेत्र में अलग अलग आइडेंटिटी के लोग रहते थे, जैसे प्रेजेंट डे कंट्रीज है ना, कौन कौन से प्रेजेंट डे कंट्रीज है जहां पे देखने को मिलता है? रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो। तो आज ये सारी कंट्री इसी क्षेत्र में है ना। तो ये जो क्षेत्र था, तो एक्चुअली इस क्षेत्र को आप देखेंगे तो ये यूरोपियन कल्चर से इन्फ्लुएंस था, लेकिन इस्लामिक रूलर्स ने इसको कंट्रोल में लेके रखा था। और जब ऑटोमन एम्पायर थोड़ा सा डाउनफॉल पे आता है, ऑटोमन एम्पायर जब थोड़ा सा क्या होता है? कमजोर होता है ऑटोमन एम्पायर, तो यहाँ के जो आइडेंटिटीज थी, जो सर्ब्स थे, जैसे जो क्रोट्स थे, आया समझ में, जो अल्बेनियंस थे, उन लोगों ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करना शुरू कर दी। तो इस क्षेत्र को बाल्कन रीजन कहा जाता था, और यहाँ रहने वाले लोगों को स्लाव्स कहा जाता था। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर? और कोई डाउट है बताओ? इस टॉपिक से डाउट बताते चलो। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इंपीरियलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वेयर यू टेंड टू डोमिनेट सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ऑन अनदर कंट्री। मतलब एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के ऊपर सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली डोमिनेट करने लगती है, उसे इंपीरियलिज्म कहा जाता है। इंपीरियलिज्म क्या है? व्हेन अ कंट्री डोमिनेट्स ओवर अनदर कंट्री सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, उसे इंपीरियलिज्म कहा जाएगा। समझ गए? ये है इंपीरियलिज्म। Got it? Ottoman Empire was the Islamic ruler, yes. क्लियर हुआ? बताओ। क्लियर? जल्दी बता दो। और कोई डाउट है इस पेज में? इस पेज के डाउट बताओ पहले। Why does big countries want Balkans? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दो बिग कंट्रीज को बाल्कन्स क्यों चाहिए थे? देखो, अब ये बाल्कन रीजन मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मान लो इधर
फ्रांस था, इधर जर्मनी था, ठीक है, ये ऑस्ट्रियो हंगरी हंगरी वाला रीजन था। तो इनको ऐसा लगता था ना कि इससे दोस्ती कर लूंगा तो मुझे समुद्र का रास्ता मिल जाएगा, यहाँ समुद्र है मेडिटेरेनियन सी, तो यहां से समुद्र का रास्ता मिल जाएगा। और फिर ऐसा रहता है ना कि हर आदमी को अपनी टीम बड़ी करना है, हर आदमी को अपनी टीम बड़ी करना है। तो वही टीम बड़ी करने के प्रोसेस में क्या है, वही आपको देखने को मिलता है। उसी टीम बड़ी करने के प्रोसेस में आपको ये देखने को मिलता है कि उसी टीम बड़ी करने की प्रोसेस में आपको देखने को मिलता है कि फ्रांस को लगता था कि मेरी साइड ज्यादा लोग हो जाए, रशिया को लगता था मेरी साइड ज्यादा लोग हो जाए। तो सब अपनी अपनी साइड्स बड़ा करना चाहते थे कि मेरी साइड में ज्यादा लोग हो जाए, और उसी चक्कर में क्या होता था आपको देखने को मिलता था, ये दिक्कत होती थी। ठीक है, उसी चक्कर में ये दिक्कत होती थी। क्लियर है? क्लियर? एंटी इंपीरियल मूवमेंट का मतलब ये होता है बाबू, जब आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही थी, यूरोपियन कंट्रीज इंपीरियलिज्म को ही तो प्रैक्टिस कर रही थी। यूरोपियन कंट्रीज एक तरह से इंपीरियलिज्म ही प्रैक्टिस कर रही थी कि वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर डोमिनेट कर रही थी सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन ने इंपीरियलिज्म को ही वो किया कि इंडिया के ऊपर वो डोमिनेट कर रहे थे। तो यहां आपको ये समझना है कि जब हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ये रियलाइज हुआ कि यार यूरोपियन कंट्री तो हमारे साथ गलत कर रही है, तो हमने उस इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में आवाज उठाई, और उसी को कहा जाएगा एंटी इंपीरियल मूवमेंट। समझे? उसी को कहा जाएगा एंटी इंपीरियल मूवमेंट। समझ में आ गया? चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला पेज जो अपलोड हुआ है सबसे ज्यादा वो है एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन तो मैं समझा चुका था, तो मैं पिछली क्लास में अपन ले लिया था। नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म के बाद में अगला पेज जो अपलोड हुआ है वो है ये वाला, एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें क्या डाउट है बताओ? इसमें क्या डाउट है? इस पेज में क्या डाउट है? बताओ बताओ बताओ, इसमें क्या डाउट है? रोमांटिसिज्म डाउट है इसमें? बाबू सुनो मेरी बात, रोमांटिसिज्म एक बार फिर बता देता हूं मैं तुम्हें। एक आइडियोलॉजी है रोमांटिसिज्म, जिस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है कि कल्चरल मूवमेंट्स पे फोकस किया जाएगा कंट्रीज बनाने के लिए, रेदर देन फोकसिंग ऑन वॉर, एग्रेशन और इन सारी चीजों पे। मतलब आप कल्चर पे फोकस कर रहे हो टू कनेक्ट विद पीपल और टू क्रिएट बॉन्डिंग अमंग देमसेल्फ। आप वॉर, एग्रेशन, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है, लड़ाई दंगे इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप कल्चरल मूवमेंट, जैसे आप फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक टेल्स हो गई, स्टोरीज हो गई, इनकी मदद से लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका रोमांटिसिज्म। गॉट इट? समझे? वेकेशंस मिलेंगे, पहले पढ़ लो, अभी सिविक्स का भी एक चैप्टर अपन कंप्लीट कर ले, उसके बाद में वेकेशन कहीं समझेंगे। वेकेशन 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 अब चलो, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीस जो था, अभी जो बाल्कन रीजन समझा है ना, तो ग्रीस जो था, जैसे ऑटोमन एम्पायर था, तो ग्रीस के ऊपर भी अत्याचार मचा के रखा था ऑटोमन एम्पायर ने। और ग्रीस एज अ कंट्री जो है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे यूरोप के दूसरे सारे कंट्रीज। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रीस वॉज दी क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब कि पूरा यूरोप जो है ग्रीस के वहां से उत्पन्न हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे वाराणसी हिंदुइज्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, तो वैसे ही क्या है ना कि ग्रीस को वो एक इंपॉर्टेंट वो मानते हैं, क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब पालना मानते हैं कि यहाँ से पूरा यूरोप पैदा हुआ है। लेकिन अब वो इतना इंपॉर्टेंट देश कब्जे में था इस्लामिक एम्पायर्स के, तो उसके लिए लोगों के सेंटिमेंट्स थे। तो आप क्या देखते हो कि पीपल अराउंड द यूरोप जो है, तो दे फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। ठीक है, और उसी के लिए जब उन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलाई 1821 से लंबे समय तक, जैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलती रही, 1832 में जाके अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है और तब ग्रीस को आजादी मिलती है। समझे? क्लियर हुआ? तो जो आजादी की डील साइन होती है उसी को ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बोला गया है। क्लियर है?
जुलाई रेवोल्यूशन क्या है? तो 1830 जुलाई में क्या हुआ था, जुलाई रेवोल्यूशन बता देता हूं। 1830 जुलाई में, बेसिकली 1830 जुलाई में क्या हुआ था इस समय की अगर हम बात करें, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 जुलाई में, 1830 जुलाई में क्या हुआ था? 1830 जुलाई में जो पीपल ऑफ फ्रांस जो थे, पीपल ऑफ फ्रांस रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मोनार्क, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि रिजल्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गई चीजें। अब मैं आपको समझाता हूं कि जो पीपल ऑफ फ्रांस थे उन लोगों ने देखा, तुम्हें ध्यान है ट्रीटी ऑफ वियना से बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ फ्रांस को रिस्टोर कर लिया था, लुई फिलिप को उसका राजा बना दिया था। तो 1815 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, मोनार्की आ गई थी वापस से। तो अब 15 साल तक चलता रहा सिस्टम, लेकिन 15 सालों के बाद में क्या है, जो पीपल ऑफ फ्रांस थे दे रिवॉल्टेड, और उसके बाद में 1830 में जुलाई में इन्होंने क्या करा, जो राजा था लुई फिलिप उससे बोला तो राजा बना रहे, नहीं मार रहे तेरे को, लेकिन अब राजा जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा गया। ठीक है, ये था जुलाई रेवोल्यूशन का वो। क्लियर है? सिलिशियन रिवॉल्ट क्या था? सिलिशियन रिवॉल्ट में ये हुआ मेरे दोस्त कि जो वीवर्स थे ना, वीवर्स को कॉन्ट्रैक्टर्स पैसे देते थे। रुक जाओ यार, मेरा जूता निकल गया। हाँ, तो वीवर्स जो थे, तो वीवर्स को क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट देते थे कि इतना पैसा दे रहे, इतना इतना ऑर्डर है, ये बना के रेडी रखना, हम आएंगे ले जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, तो कॉन्ट्रैक्टर्स बदमाशी करने लगे, उन्होंने वीवर्स की पेमेंट रिड्यूस कर दी। अब जब वीवर्स की पेमेंट रिड्यूस करी तो वीवर्स ने बोला चलो ठीक है सह लेंगे, ठीक है सह लेंगे। एक दिन गुस्सा आ गया, और फिर उन्होंने क्या करा, सारे वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पे हमला करना शुरू कर दिया। तो वो था सिलिशियन रिवॉल्ट। ठीक है, 1845 का, हाँ 1845। क्लियर हुआ? क्लियर? ब्रह्मास्त्र कब आएगा? ब्रह्मास्त्र आएगा जब अभय आएगा। बताओ, आगे बताओ। क्लियर हुआ? क्लियर है? बताइए। पिकाचू कब आएगा? पिकाचू अभी नौतपा लग गया ना, तो उसने बोला कि गर्मी लगेगी, इसके लिए अभी वो न्यूजीलैंड में ही है पिकाचू। वहां ठंडा है थोड़ा, विंटर्स चल रहे हैं ना वहां पे। न्यूजीलैंड में इस समय विंटर्स, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स चल रहे हैं। चलो अगला पेज, अगला पेज तो ये इंपीरियलिज्म वाला ही है, तुमने वो भी देख लिया। मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली अगला आ रहा है उसके बाद में, मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली। इसमें क्या डाउट है बताओ? मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली में क्या डाउट है मेरे दोस्त? समर वेकेशन जून में स्टार्ट होंगे बाबू। होमेज मतलब क्या है कि आप बोलते ना कि श्रद्धांजलि दे रहे हो, होमेज, ऑफरिंग होमेज, श्रद्धांजलि देना, वो होता है होमेज। करके दिखा दे तुम्हें होमेज।
इसके बाद चैप्टर कौन सा, इसके बाद पावर शेयरिंग चैप्टर उठाएंगे हम, कल से पावर शेयरिंग चैप्टर है। हाँ, लॉर्ड बायरन कौन था? तो लॉर्ड बायरन एक इंग्लिश पोएट थे, जैसे इंग्लैंड के एक पोएट थे तो ग्रीस की इंडिपेंडेंस के लिए जैसे वो भी लड़ाई में हिस्सा लेने गए कि ग्रीस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो हम ग्रीस की आज़ादी के लिए चलो लड़ने चलते हैं। तो लॉर्ड बायरन जो थे एक इंग्लिश पोएट थे, वो ग्रीस की आज़ादी के लिए लड़ने गए। अब समस्या क्या हुई है कि उनको बुखार आ गया लड़ते लड़ते, बुखार आते ही वो उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ही ऑल्सो वेंट टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस बट डाइड बिकॉज ऑफ द फीवर। लॉर्ड बायरन की आत्मा अभी भी ग्रीस में घूम रही है, मैं लड़ने आया था लेकिन मेरे को बुखार आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ, पावर शेयरिंग इसके बाद पढ़ेंगे हम। जर्मन यूनिफिकेशन, देखो दोनों के यूनिफिकेशन में एक कॉमन चीज क्या है कि दोनों के यूनिफिकेशन के लिए जो रूलिंग क्लास थी, रूलिंग क्लास ने आवाज उठाई, मतलब रूलर्स जो थे तो दे रेज देयर वॉइस। जर्मनी में वही हुआ कि जर्मनी की जो रूलिंग क्लास थी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूनिफाइड जर्मनी विल गिव देम मोर अपॉर्चुनिटीज। तो जो जर्मनी के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने जिम्मेदारी ली, 7 सालों तक 3 लड़ाइयां लड़ी, सबको हराने के बाद में जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और किसको, फ्रांस को हराने के बाद में इन्होंने यूनिफिकेशन जो है कंप्लीट करा 1871 में। केसर विलियम वन को राजा बना दिया। ठीक है, केसर विलियम वन को राजा बना दिया, ये जर्मनी की यूनिफिकेशन था। वैसे इटली की यूनिफिकेशन को अपन ने क्वेश्चन आंसर में भी डिस्कस करा था, क्या कि इसमें 4 लोगों का नाम तुम्हें ध्यान रखना है, गुजिपी मजीनी, विक्टर एम्मानुएल टू, कैवियोर और गैरिबाल्डी, और चारों के कंट्रीब्यूशन बताना कि कैसे चारों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इटली के यूनिफिकेशन में। तो यूनिफिकेशन पे एक क्वेश्चन आता ही है बाबू, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो बताओ। समर ब्रेक मिलेगा तुम्हें, रुक जाओ थोड़ा, समर चले जाएंगे उसके बाद में, ताकि तुम घर से बाहर निकल पाओ। ठीक है, बताओ और कोई डाउट? ऑल्सो ऑटो वन बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, प्रूशियन आर्मी की, ये आदमी सेंटर चला रहा है यही। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया थे जिन्होंने जर्मन यूनिफिकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलो आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करें, फिर कल इसका WPP भी हो गया। इसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे देता हूं, इसके शॉर्ट नोट्स दे देता हूं, और फिर कल से अपन शुरू करेंगे क्या, ये इसके शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, फिर विल स्टार्ट, क्या बोलते हैं उसको, देन विल स्टार्ट पावर शेयरिंग। ठीक है, चलो भाइयों ध्यान रखो अपना, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। कहां से बंद होती है?